हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग पीएचडी को कवर कर रहे हैं बीटीएस से डेंटल एग्ज़ाम के लिए। कमीशन ने जो 3 टॉपिक्स दिए हैं पीएचडी में, उसमें सिर्फ पहला था प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री का 3rd लेक्चर एंड लास्ट लेक्चर है प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री का। उसके बाद हम लोग पीएचडी में इंडाइसिस शुरू करेंगे और उसको भी जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। सिंस पीएचडी वास्ट टॉपिक है, हर एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल सब टॉपिक हैं, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है मेरे लिए। स्टिल मैं इसको जल्दी फिनिश कराऊंगी इंडाइसिस, उसके बाद 3rd टॉपिक भी। फिर हम लोग जंप करेंगे पेरियोडोंटोलॉजी पे या पेरियो पे, और उन सारे टॉपिक्स को देखेंगे जो हमें कमीशंस ने दिए हैं। तो शुरू करते हैं पीएचडी में प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक पिट एंड फिशर सेलेंट से। हम लोग बहुत ही शॉर्ट में, बिल्कुल पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट के फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और जहाँ पे थोड़ा भी इसको डिफाइन करना हो वो हम लोग साथ में करते हुए जाएंगे। बट हमारा मेन फोकस होगा कि जल्दी जल्दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हुए पॉइंट वाइज हम लोग आगे बढ़ें। तो शुरू करते हैं पिट एंड फिशर सेलेंट। पिट एंड फिशर सेलेंट को सबसे पहले सक्सेसफुली मिस्टर ब्यूनोकोर BUONO और इनके कोवर्कर्स ने सबसे पहले अप्लाई किया था पिट एंड फिशर सेलेंट को, ब्यूनोकोर और इनके कोवर्कर्स ने मिलके। तो पिट एंड फिशर सेलेंट है क्या? अ फिशर सेलेंट इज अ मटेरियल अप्लाइड टू occlusal surface of the teeth in order to obliterate the occlusal fissures and remove the sheltered environment in which caries may thrive। तो क्या होता है, डेंटल केरीज में सबसे ज़्यादा प्लाक एक्यूमुलेशन और केरीज की ससेप्टिबिलिटी occlusal सरफेस पे ही होती है, और क्योंकि वहाँ पे ग्रूव्स, पिट्स एट्सेट्रा भी ज़्यादा होते हैं। तो पिट एंड फिशर सेलेंट में ऐसी कोई भी एरिया जहाँ प्लाक एक्यूमुलेशन ज़्यादा और केरीज की चांसेस होने के ज़्यादा है ना, उसको हम लोग पहले ही सील कर देते हैं। उसके लिए हम लोग पिट एंड फिशर सेलेंट का यूज़ करते हैं। तो क्या है, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? अक्लूजल सरफेस पे, अक्लूजल सरफेस ऑफ द टिप इन ऑर्डर टू ऑब्लिटरेट। क्या करने के लिए? ऑब्लिटरेट करने के लिए, उसको उसमें रुकाव लाने के लिए या उसको बंद करने के लिए। अक्लूजल फिशर्स एंड रिमूव द शेल्टर्ड इन्वायरमेंट इन विच केरीज में थ्राइव। और ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ केरीज हो सकते हैं, बैक्टीरियाज एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उन सारे इन्वायरमेंट को, शेल्टर को रिमूव करना है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स द मोस्ट डिफिकल्ट और इनएक्सेसिबल एरिया फॉर क्लीनिंग। और कहाँ केरीज होने के चांसेस ज़्यादा है? जहाँ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं टूथ में, या फिर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट या इनएक्सेसिबल एरिया जो होता है टूथ क्लीनिंग में, वहाँ केरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेलेंट्स पे। हिस्टोरिकली बहुत पहले से बहुत सारे टाइप के पिट एंड फिशर सेलेंट्स यूज़ हुए हैं, लेकिन उनमें से सक्सेसफुल बहुत कम हुए हैं। तो जो कुछ पिट्स एंड फिशर सेलेंट्स थे ना, वो ऐसे थे जो माउथ में प्लेस करने के बाद इजीली डिसॉल्व हो जाते थे या ब्रेक डाउन हो जाते थे। उन सबको रिमूव किया गया, रिप्लेस किया गया और फिर नए नए पिट एंड फिशर सेलेंट्स बने। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेलेंट्स में। फर्स्ट जनरेशन सेलेंट। फर्स्ट जनरेशन सेलेंट क्या है? यूवी लाइट क्योर। सेकेंड जनरेशन इज केमिकली क्योर्ड। थर्ड जनरेशन सेलेंट्स आर विजिबल लाइट क्योर्ड एंड द फोर्थ जनरेशन इज फ्लोराइड कंटेनिंग। तो क्या है? फर्स्ट इज यूवी लाइट क्योर्ड, सेकेंड केमिकल, थर्ड इज विजिबल लाइट क्योर्ड, फोर्थ इज फ्लोराइड कंटेनिंग। एंड द सीलेंट ऑफ चॉइस। सीलेंट ऑफ चॉइस क्या है हमारा? सीलेंट ऑफ चॉइस इज बिस GMA और बिसफेनॉल A ग्लाइसिडाइल मेथैक्राइलेट। मिक्सचर ऑफ बिस GMA and methyl methacrylate is known as bis GMA and it was first used by Bionocure। तो अभी जो हमारा सेलेंट ऑफ चॉइस है वो ब्योनोक्योर ने दिया था, और ये क्या है? बिस GMA है, डेट इज बिसफेनॉल A ग्लाइसिडाइल मेथैक्राइलेट। ओके, एंड द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल सेलेंट वाज न्यूवा सील। द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल सेलेंट जो मार्केट में मिला वो था न्यूवा सील। Now comes resin-based sealant. Resin-based sealants are bonded to underlying enamel by the use of acid etch technique। ठीक है, 30 to 50% of phosphoric acid, कितना? 30 to 50% of phosphoric acid is used for acid etching।
caries prevention property is based on the establishment of a tight seal which prevents leakage of nutrients to the microflora in deeper parts of the fish. रेजिन बेस्ड सेलेंट में क्या है, ये एसिड एच टेक्निक के थ्रू अंडरलाइंग एनिमल से बॉन्ड होते हैं और ये केरीज कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, मार्जिनल टाइट सील के थ्रू, सो डैट न्यूट्रिएंट्स अंदर के जो माइक्रोफ्लोरा हैं उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो क्या हो रहा है, लीकेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बचाता है कैसे, ये टाइट सील प्रोवाइड करके। रेजिन सेलेंट्स क्या हो सकते हैं, रेजिन सेलेंट्स जो हैं वो आइदर प्योर रेजिन होंगे, कंपोजिट हो सकते हैं या फिर कंपोमर हो सकते हैं। और इनको हम लोग रेजिन बेस्ड को कैसे पॉलीमराइज करते हैं, इनकी पॉलीमराइजेशन आइदर केमिकली करेंगे या फिर लाइट से करेंगे। नेक्स्ट इज जीआईसी। जीआईसी को भी एज अ सेलेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन जीआईसी की बस एक डिसएडवांटेज है, एडवांटेजेस तो हमें जीआईसी का पता है। जीआईसी का डिसएडवांटेज एज अ सेलेंट क्या होगा कि ये बहुत पुअर रिटेंशन शो करते हैं और हो सकता है कि ये 6 से 12 महीने के अंदर ही वेयर आउट कर जाएं। तो ये हो गया हमारे जीआईसी का डिसएडवांटेज। एडवांटेज हमें पता है, सेल्फ एडहेशन टू टूथ स्ट्रक्चर है, फ्लोराइड रिलीजिंग है, टूथ कलर्ड है, एटसेट्रा। ये उसके बाद क्या है कि जब आप लाइट क्यूर्ड सेलेंट रखते हो ना डेंटल ऑफिस में, तो ये एडवाइजेबल है कि आप उसे स्टोर करो, प्रोडक्ट को ब्राइट लाइट से ऑफिस के दूर करो। और ऐसा क्यों करो, मतलब डार्क एंड कूल प्लेस पे रखना होता है। ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन आ सकता है ये। तो क्योंकि क्या होगा, अगर ये लाइट क्योर्ड है ना, आपका सब्सटेंस, आपका जो मटेरियल है वो लाइट क्योर्ड अगर है, तो अगर आप उसको लाइट के साथ में रखोगे, एक्सपोजर में रखोगे, तो इट कैन समटाइम इनिशिएट पॉलीमराइजेशन। बॉक्स के अंदर ही उसमें पॉलीमराइजेशन होगा और आपका मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लाइट क्योर्ड सेलेंट है ना, उसको आप, जो ऑफिस में आपके ब्राइट लाइट है या जहां भी आप उसको रख रहे हो वहां ब्राइट लाइट है, तो उससे दूर रखना है आपको, कूल एंड डार्क प्लेस में रखना है। अब फायदा क्या है, लाइट क्योर्ड सेलेंट्स हैव अ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड अ स्मूदर सरफेस कंपेयर टू सेल्फ क्योर्ड सेलेंट्स। लाइट क्योर्ड सेलेंट का फायदा ये है कि इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और फिलिंग के बाद जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस होता है रेस्टोरेशन का, एज कंपेयर टू सेल्फ क्योर्ड सेलेंट्स। देयर आर चांसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एयर बबल्स व्हेन मिक्सिंग सेल्फ क्योर रेजिन सेलेंट। और क्या होता है, जब हम लोग सेल्फ क्योर रेजिन सेलेंट मिक्स कर रहे हो तो एयर बबल भी इनकॉर्पोरेट हो सकता है मिक्सिंग के टाइम में। 4 commandments for successful sealant placement which can't be violated। ऐसे 4 रूल सीलेंट प्लेसमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ऐसे 4 रूल जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो है इट शुड हैव मैक्सिमम सरफेस एरिया। क्योंकि टूथ जो है वो सीलेंट जो है आपका, वो टूथ सरफेस से सेल्फ बॉन्डिंग नहीं है, एडहेसिव फोर्स के थ्रू बॉन्ड होता है। तो अब जो है एचेंट से सरफेस एरिया को एच करो 30 to 50% फॉस्फोरिक एसिड से, उसके बाद प्लेस करना है। सेकेंड इज हैव डीप इरेगुलर पिट एंड फिशेस। क्या होगा कि शैलो या ब्रॉड जो पिट एंड फिशेस होंगे ना, वहाँ आपका जो सेलेंट है, एक तो वो अच्छे से रिटेन नहीं होगा, सेकेंडली वो शियर फोर्स और अक्लूजल फोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, तो उसके वियर ऑफ होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो जो डीप इरेगुलर पिट एंड फिशेस होगा, वहाँ जो आपके सेलेंट होंगे वो सेव रहेंगे। थर्ड इज इट शुड बी क्लीन। सेलेंट प्लेसमेंट से पहले हमें टोटल ओरल प्रोफाइलैक्सिस कराना होता है पेशेंट का। तो जो आप प्रोफाइलैक्टिक पेस्ट यूज़ करोगे ना, वो नॉन फ्लोरिडेटेड होना चाहिए, नॉन ऑयल कंटेनिंग होना चाहिए। ओरल प्रोफाइलैक्सिस के लिए कंप्लीट प्लाक रिमूवल किया जाता है, टूथ क्लीन होते हैं, थॉरोली टूथ क्लीन किया जाता है। इट शुड बी एब्सोल्युटली ड्राई एट द टाइम ऑफ सेलेंट प्लेसमेंट एंड अनकंटामिनेटेड विद सलाइवा। जो आपका टूथ सरफेस है वो ड्राई होना चाहिए सेलेंट प्लेसमेंट के टाइम पे। क्यों? क्योंकि सेलेंट जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर फियरिंग है, इसलिए कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए। उसके साथ साथ सलाइवा का प्रेजेंस जो होगा ना वो टूथ पे, वो और ज़्यादा ही खतरनाक है आपके सेलेंट प्लेसमेंट के टाइम में। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है वो बैरियर बन जाता है, टूथ और सेलेंट के बीच में एक बैरियर की तरह वर्क करता है।
तो जो सलाइवा का ऑर्गेनिक कंटेंट है वो वाटर से भी ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट उस टाइम प्रोड्यूस करता है अगर सैलिवरी कंटामिनेशन हो जाए तो। आगे देखते हैं। Occlusal of Fischer's saline should be delayed until teeth are fully erupted because in partially erupted tooth isolation is a problem। तो पिट एंड फिशर सेलेंट हमेशा कहाँ प्रोवाइड करोगे? हमेशा आप फुल्ली इरप्टेड टिथ में पिट एंड फिशर सेलेंट लगाओगे। क्यों? अगर पार्शली इरप्टेड टूथ है आइसोलेशन एक प्रॉब्लम है, आइसोलेट आप नहीं कर पाओगे उसको, और आइसोलेट नहीं अगर कर पाओगे तो सैलिवरी कंटामिनेशन से भी नहीं बचा पाओगे आप उस टूथ को जिसको आप ट्रीट करने वाले हो। और सबसे बेस्ट टाइम क्या है प्लेसमेंट का सेलेंट का? टूथ इरप्शन की जो एज है वो अचीव हो जाए तुरंत, जब टूथ इरप्ट हो जाए, सून आफ्टर इरप्शन ऑफ टूथ प्लेसमेंट ऑफ सेलेंट शोज गुड सक्सेस रेट। टूथ फुल्ली जब इरप्ट हो चुका है उसके बाद आप सेलेंट डालो, वो सबसे ज़्यादा सही सक्सेस, बेस्ट सक्सेस रेट देगा। ठीक है। एजेंट फॉस्फोरिक एसिड इन द रेंज ऑफ 30 to 50% इज बेस्ट इचिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन है कि बेस्ट एचिंग सॉल्यूशन में क्या होगा तो 30 to 50% कंसेंट्रेशन में हम लोग फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं। और कब? 20 से 60 सेकेंड के लिए, फॉर 20 to 60 सेकेंड ऑन द टूथ सरफेस। और जब आप अप्लाई कर देते हो एजेंट तो आपका जो टूथ सरफेस होता है वो कैसा अपीयर देता है? फ्रॉस्टी वाइट अपीयरेंस होती है टूथ की हमारे। ये आप याद रखना कि जब आप फॉस्फोरिक एसिड अप्लाई कर रहे हो ना तो उसको आप कॉटन बॉल से या किसी भी एप्लीकेटर से बहुत ही कम फोर्स के साथ बहुत ही आराम से अप्लाई करते हो। रबिंग नहीं होनी चाहिए एसिड की। कॉटन रोल लिया और टिप पे बिल्कुल रब कर दिया एसिड को, ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि जो इनेमल लेटिस होता है ना वो बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही कमज़ोर होता है और वो डैमेज हो सकता है। इन केस ऑफ प्राइमरी टिथ एंड फ्लोरोज्ड टिथ, अगर आपका पेशेंट प्राइमरी टिथ पेशेंट है या फिर फ्लोरोज्ड टिथ है पेशेंट का, तो अभी तो हम 20 से 60 सेकंड के लिए एज कर रहे थे। इन दो केस में, प्राइमरी टिथ या फ्लोरोज्ड केस में, अनदर 15 to 60 सेकंड ऑफ एसिड एचिंग इज एडवोकेटेड टू कंपनसेट फॉर ग्रेटर एसिड रेजिस्टेंस ऑफ इनेमल। ठीक है, और ज़्यादा टाइम बढ़ा देते हैं हम लोग, 15 से 60 सेकंड और ज़्यादा एसिड एचिंग की। क्यों? एसिड रेजिस्टेंस ऑफ इनेमल क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसीलिए। जो आप सेलेंट प्लेस कर रहे हो उसके वापस से प्लेस करने के चांसेस आ जाए, ऐसा सबसे कॉमन कब होता है? या फिर आपने किसी पेशेंट को सेलेंट प्लेस किया और वो 6 महीने बाद वापस आपके क्लिनिक में आ रहा है कि मेरा सेलेंट तो निकल गया, मुझे वापस प्लेस कर दो। तो इसका सबसे कॉमन काउज क्या होता है? लॉस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months। तो ये जो रिप्लेसमेंट का केस होता है ना वो पहले 6 महीने के अंदर मटेरियल लॉस हो जाने की वजह से आता है। सेलेंट का काम क्या है? सेलेंट एक्ट्स बाय फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पिट एंड ग्रूव्स। ये पिट्स एंड ग्रूव्स की फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर पाते हैं सेलेंट, जिसकी वजह से डीप अनक्लीन्ड एरिया नहीं बचता है टूथ पे हमारे, thus preventing the penetration of fermentable carbohydrates and so the remaining bacteria cannot produce acid। अब क्या होता है, occlusal surfaces है ना उस पे वेरियस पिट्स एंड फिशर्स होते हैं वेरियस शेप के, जहाँ फूड जाके फूड लॉज हो जाएगा, स्टिकी फूड, कार्बोहाइड्रेट, कोई सा भी फूड जाके लॉज हो जाएगा, ईजिली क्लीन नहीं होगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज की लॉजमेंट होगी, एसिड का प्रोडक्शन होगा, फिर केरीज का इनिशिएशन होगा। तो क्या होता है हमारे पिट एंड फिशर्स जो है वो कभी वी शेप के हो जाते हैं। अब यहाँ पे आराम से जाके फूड का इंट्रैपमेंट हो सकता है, कभी यू शेप के हो जाते हैं, आराम से जाके फूड पैक हो जाएगा। सम ऑफ पिट एंड फिशर्स आर आई एंड के टाइप। ये तो और डिफिकल्ट है, फूड गया तो अब तो निकलने से रहा। Some can be inverted Y type and other type is narrow, very narrow I type, या फिर वेरी कॉम्प्लेक्स जो फिशर सिस्टम हमारा होता है कि ऐसा है कि सारे जगह जाके फूड पैक वैक हो जा रहे हैं। तो इन सब में क्या हो रहा है कि इन सब टूथ में जो फिशर्स हैं यहाँ ब्रशिंग ईजिली क्लींस नहीं कर पा रहा है, फूड्स पैक हो जा रहे हैं, तो केरीज के चांसेस बहुत बढ़ गए।
तो इन सब को हम लोग क्या करते हैं, सेलेंट प्लेस करते हैं इन सब एरिया पे। अब फूड पैक नहीं होगा, यहाँ केरीज के चांसेस कम हो जाएंगे। दिस इज फ्रॉम वैक्सीन फॉर केरीज चैप्टर। तो वैक्सीन फॉर केरीज इज बेस्ड ऑन विच इम्यूनोग्लोबिन? जो केरीज के लिए जो वैक्सीन बन रही है वो किस इम्यूनोग्लोबिन पे बेस्ड होती है? इम्यूनोग्लोबिन ए पे। बेस्ट केरीज एक्टिविटी टेस्ट फील्ड स्टडी में यूज किया जाए ऐसा कौन सा होता है? तो बेस्ट केरीज एक्टिविटी टेस्ट यूज्ड फॉर फील्ड स्टडी इज सलाइवा या टंग ब्लेड मेथड। और सलाइवा या टंग ब्लेड मेथड से क्या होता है? नंबर ऑफ एस म्यूटेंट्स का पता लगता है ओरल कैविटी में। फील्ड स्टडी के लिए अगर पूछा जाए सबसे बेस्ट केरीज एक्टिविटी टेस्ट क्या है, तो सलाइवा या टंग ब्लेड मेथड है। ठीक है। और स्नाइडर टेस्ट, एक टेस्ट होता है केरीज का, स्नाइडर टेस्ट। तो उसका एब सब्सटीट्यूट कौन सा टेस्ट होता है? स्नाइडर टेस्ट का जो सब्सटीट्यूट होता है वो होता है एल्बाइन टेस्ट। एल्बाइन टेस्ट जो है वो स्नाइडर टेस्ट का सब्सटीट्यूट है। ठीक है। फॉर केरीज एक्टिविटी टेस्ट, एल्बाइन टेस्ट क्या है? ये केरीज एक्टिविटी टेस्ट है और ये सब्सटीट्यूट है स्नाइडर टेस्ट का। तो स्नाइडर टेस्ट क्या है? स्नाइडर टेस्ट इज द मेजर Snyder test measures the ability of the salivary microorganism to form organic acids from a carbohydrate medium. Snyder test में हम ये चेक करते हैं कि जो salivary microorganism है उनकी एसिड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी कितनी है जब उनको कार्बोहाइड्रेट मीडियम मिलता है। In this test, the glucose agar medium contains an indicator dye bromocresol green. ठीक है। तो स्नाइडर टेस्ट में जो इंडिकेटर डाई है वो क्या है? ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन है। स्नाइडर टेस्ट में जो इंडिकेटर डाई है वो है ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन। ग्लूकोज एगर मीडियम होता है और उसमें इंडिकेटर होता है हमारा ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन, विच चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू येलो इन द रेंज ऑफ pH 5.4 to 3.8। और ये कलर जो है चेंज होता है हमारा ग्रीन से येलो में। ग्रीन के अलग अलग स्टेजेस और येलो के अलग अलग स्टेजेस, और हर स्टेज से हमें पता चलता है कि केरीज की ससेप्टिबिलिटी कितनी है किसी भी ओरल कैविटी में। आप ये याद रखना, ये डाई कौन सा यूज करते हैं हम लोग? तो जो डाई यूज करते हैं वो है ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन। क्वांटिटी ऑफ सलाइवा सिक्रीटेड नॉर्मली इज, आपके ओरल कैविटी में, नॉर्मल ह्यूमन पॉपुलेशन के ओरल कैविटी में पर डे कितना सलाइवा सीक्रेट होता है? पर डे 700 to 800 ml पर डे, लेस देन 1 लीटर, बट 700 to 800 मिलीलीटर पर डे सलाइवा सीक्रेट होता है नॉर्मली। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सलाइवा सीक्रेटेड नॉर्मली इज 700 to 800 मिलीलीटर पर डे। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड फॉर असेसिंग द केरीज एक्टिविटी। तो क्या है कि लैक्टोबैसिलस कॉलोनी टेस्ट इज एन ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट फॉर असेसिंग द केरीज एक्टिविटी। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ओल्डेस्ट और मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट बताओ केरीज एक्टिविटी एसेस करने के लिए। तो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट फॉर असेसिंग द केरीज एक्टिविटी इज लैक्टोबैसिलस कॉलोनी टेस्ट। और ये क्या है? ये एक माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड है केरीज एक्टिविटी का। ठीक है। ओल्डेस्ट कौन सा? लैक्टोबैसिलस कॉलोनी टेस्ट। और ये शुरू किन्होंने किया था? इट वॉज यूज्ड गिवन फर्स्ट बाय हैडले। इट वॉज गिवन फर्स्ट बाय हैडले। और इसमें हम लोग करते क्या है? टू मेजर नंबर ऑफ एसिड्यूरिक बैक्टीरिया इन अ पेशेंट सलाइवा। पेशेंट के सलाइवा में एसिड्यूरिक बैक्टीरिया कितना है उसके नंबर को हम लोग जो है मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज अरेस्टिंग केरीज ट्रीटमेंट। अरेस्टिंग केरीज ट्रीटमेंट क्या है? इट इज अ टेक्निक टू हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ केरीज यूजिंग अ नॉन इन्वेजिव अप्रोच टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ 38% सिल्वर डाइअमाइन फ्लोराइड। ठीक है। अरेस्टिंग केरीज ट्रीटमेंट क्या है? ये कोई भी केरीज अगर हो रहा है
उसके प्रोग्रेस को हॉल्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो एक नॉन इन्वेजिव अप्रोच हम लोग यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं अरेस्टिंग कैरीज टेक्निक। और इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं 38% सिल्वर डाइएमाइन फ्लोराइड। ठीक है, कोई केरीज हो गया है उसको हम लोग एक्सकेवेट नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग इनामल काट नहीं रहे हैं, डेंटिन रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो ये है क्या, एक नॉन इन्वेजिव अप्रोच जिसमें 38% ऑफ सिल्वर डाइएमाइन फ्लोराइड यूज कर रहे हैं एक्टिव डेंटल केरीज में, ये याद रखना आप। ठीक है, एक्टिव डेंटल केरीज में इसमें सिल्वर का क्या काम है, सिल्वर इज एंटी बैक्टीरियल एंड फ्लोराइड इट प्रिवेंट्स फर्दर डीमिनरलाइजेशन। ओके, बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जिस एरिया पे आप अप्लाई करते हो इसे ब्लैक स्टेनिंग हो जाती है उस एप्लीकेशन साइट पे। दूसरा, मेटालिक टेस्ट ये इमिट करता है। अब ये कुछ डेफिनेशंस है। सी, कोई भी कंपाउंड या कोई भी मेडिसिन जब हम लोग यूज़ करते हैं या पेशेंट को दे रहे होते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं, या कुछ डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें उन मेडिसिन्स में या उनके कंपाउंड्स में चाहिए होती है। तो फर्स्ट इज सब्सटेंटिविटी। सब्सटेंटिविटी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ एजेंट टू बाइंड टू द टिश्यू सरफेस एंड रिलीज ओवर टाइम delivering an adequate dose of the active principal ingredient in the agent। सब्सटेंटिविटी क्या है, यह एबिलिटी है किसी एक एजेंट की कि वो टिश्यू सरफेस से बाइंड करे और विथ टाइम जो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है ना वो विथ टाइम समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहे और उस चीज का फायदा टिश्यू में पहुंचता रहे। एज फॉर एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल नहीं, आपको समझाने को मैं बता दूं, जैसे हमने GIC फिल किया किसी कैविटी में और इसमें ढेर सारे फ्लोराइड हैं, तो ये फ्लोराइड विथ टाइम अगर एक फिक्स अमाउंट में विथ टाइम रिलीज हो रहे हैं और हमारे डेंटल टिश्यूज को उससे फायदा हो रहा है, तो ये सब्सटेंटिविटी है GIC की। क्या हो रहा है कि जो भी एक एजेंट है ना वो टिश्यू से बाइंड हो रहा है और उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है उस एजेंट के वो थोड़ा थोड़ा करके रिलीज हो रहे हैं और पूरा फायदा पहुंचा रहे हैं। तो हो गया सब्सटेंटिविटी, एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू बाइंड टू टिश्यू सरफेस एंड रिलीज ओवर टाइम। दिस इज द कैच, रिलीज ओवर टाइम, डिलीवरिंग एन एडिकेट डोज, डिलीवरिंग एन एडिकेट डोज। ठीक है, एडिकेट डोज धीरे धीरे वो रिलीज कर रहे होते हैं और उसका पूरा फायदा टिश्यू को हो रहा होता है। ये हुआ किसी भी मेडिसिन या किसी भी कंपाउंड की सब्सटेंटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेनिट्रेटिबिलिटी। ओके, पेनिट्रेटिबिलिटी क्या है, एन एफिशिएंसी ऑफ एन एजेंट इन पेनिट्रेटिंग डीपली इनटू द फॉर्म्ड प्लाक मैट्रिक्स। ठीक है, जो प्लाक फॉर्म हुआ है टूथ सरफेस पे, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, तो किसी भी सब्सटेंस की वो एबिलिटी कि ये इसको पेनिट्रेट कर जाए और अंडरलाइंग बैक्टीरियाज माइक्रो, और उसका फिर काम क्या होगा पेनिट्रेट के बाद, अंडरलाइंग बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन सब की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्टॉप करे, हैम्पर करे और बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करे। तो पेनिट्रेटिबिलिटी, penetrability and efficiency of an agent in penetrating deeply into the formed plaque matrix। ठीक है, ये तो नाम से ही जाहिर है। selectivity, it is the ability of an agent to affect the specific bacteria in a mixed population। selectivity क्या है, चूज करके एक बैक्टीरियाज के ग्रुप में से जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसको जाके टारगेट करना, किल करना इज सेलेक्टिविटी ऑफ द मेडिसिन और कंपाउंड। ठीक है, सेलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द एजेंट टू अफेक्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन। एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, उसमें से किसी एक स्पेसिफिक जो हार्मफुल है उस बैक्टीरिया को जाके टारगेट करना, किल करना इज सेलेक्टिविटी।
Next is solubility. Property of the active agent to be soluble in its delivery vehicle to allow rapid release into oral environment. Solubility तो नाम से है कि ये किसी भी एक्टिव एजेंट की प्रॉपर्टी है कि वो सॉल्युबल रहे अपने डिलीवरी व्हीकल में और फिर रिलीज हो ओरल कैविटी में आराम से, रैपिड रिलीज, फट से एक्शन हो। स्टेबिलिटी, एजेंट शुड नॉट अंडरगो केमिकल ब्रेक डाउन और मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टेबल रहे वो चीज़, उसमें रिएक्शन ना हो, वो टूटे नहीं, ब्रेक डाउन नहीं करे अपने कंपोनेंट्स में, या डिस्ट्रॉय ना हो जाए ब्रेक डाउन होके, तो उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। एजेंट शुड नॉट अंडरगो केमिकल ब्रेक डाउन और मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। एक्सेसिबिलिटी, agent should reach the site of action and be maintained at that site long enough to have sustained effect. Accessibility में क्या है कि ये एजेंट आराम से जाए एक्शन वाली जगह पे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है और फिर वहाँ पे रह के अपना सस्टेन्ड इफेक्ट, लंबे समय तक वो इफेक्ट प्रोड्यूस करे अपना। ये हो गया एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेडिसिन। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री इसके साथ हमारा फिनिश होता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें 10-20 चैप्टर है। ए ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट है, पेट एंड फिशर सेलेंट्स, इन सब में बहुत कुछ है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सब कुछ है और वो सब कुछ पढ़ा हुआ है या फिर क्लिनिकली किया हुआ है। ए ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव में है कि केरीज रिमूव करना है तो बर यूज़ कर लेना है, आपको स्पून एक्सकेवेटर यूज़ कर लेना है, बर नहीं यूज़ करना है। मॉडिफाइड ए ट्रॉमेटिक होगा तो हमें थोड़ा बर भी यूज़ कर लेना है उसमें, ताकि डीप केरीज रिमूव हो पाए। और फिर पिट एंड फिशर सेलेंट है तो जो मैंने पढ़ा दिया है, फिर उसका एप्लीकेशन है कि आप कैसे अप्लाई करोगे उसको, तो और फिर प्रोसीजर्स हैं कि आपको आइसोलेट करना है, क्लीन करना है, ड्राई करना है, एट्सेट्रा। तो वो सब कॉन्स में, एंडो में, पीडो में, सब में है। और फिर इसमें है प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में पेरियो डिजीज़ के बारे में, जो हमें पेरियोडोंटल डिजीजेस के बारे में जो हमें पेरियो में पढ़ना ही है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से कोई क्वेश्चंस उन चैप्टर में से ऐसे नहीं बन रहे थे या नहीं दिख रहे थे, तो मैंने जितने ज़्यादा हो सकते थे, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते तो उन सबको कवर कर लिया है। नेक्स्ट मैं डालूंगा इंडाइसेस का, और कंप्लेन आ रही है कि लेट हो रहा है वीडियो डालने में, तो बहुत वास्ट है थोड़ा ये, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। बट मैं स्टिल कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी जल्दी और वीडियोस डालूं। मुझे समझ आ रहा है एग्ज़ाम में टाइम कम है, तो वो घबराहट होती है, वो टेंशन होती है कि जल्दी हो जाए सिलेबस। मैं भी उसी में लगी हुई हूँ, मैं जल्दी कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं और स्पीड अप कर दूंगी आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, डिमांड पे। तब तक के लिए आप ये प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री अपनी अच्छे से फिनिश करो। मिलते हैं इंडाइसेस चैप्टर के साथ। चैप्टर तो नहीं है वो भी एक लंबा चौड़ा सा एक पार्ट ही है, बट इंडाइसेस को कंप्लीट करते हैं। पार्ट है वो पूरा इंडाइसेस, उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, तो उसके वीडियो मैं डालूंगी। कल तो मैं श्योरली डाल दूंगी इंडाइसेस पे वीडियो, एमसीक्यू प्लस वीडियो। एमसीक्यू भी ऐसे पॉइंटर वाइज होगा। एमसीक्यू क्योंकि मैं क्वेश्चन और ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जा रहा है। पहले मैं क्वेश्चन बोलूँ, फिर 4 ऑप्शन बोलूँ, फिर उसके आंसर बताऊँ, फिर एक्सप्लेन करूँ, तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो रहा था। तो मैंने वो पार्ट स्किप तो नहीं, रिप्लेस किया है। अब मैं सीधा आंसर पॉइंटर के फॉर्म में बताती हूँ, सो डैट वो चीज़ आपको याद भी रह जाए और आपका टाइम भी बचे और एक अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंडाइसेस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। Keep studying and keep suggesting my channel to your fellow dentists, juniors, and anyone who need that. Thank you so much in advance. Please suggest this channel to your near and dear ones.